हेलो बच्चों। हमने अपने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि कैसे ट्रीटी ऑफ वियना के थ्रू 1815 में पूरे यूरोप में कंजर्वेटिव ऑर्डर स्टैब्लिश हुआ और ये कंजर्वेटिव्स अपनी पावर बढ़ाते जा रहे हैं। सेंसरशिप लॉ इंप्लीमेंट कर दिया ताकि कोई इनको क्रिटिसाइज ना कर सके। ठीक। और चूंकि अपनी पावर बढ़ाते जा रहे थे तो जो रेवोल्यूशनरीज थे वो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। पहले लिबरल नेशनलिस्ट थे जो पीसफुल तरीके से सारा काम कर रहे थे, लेकिन अब ये धीरे धीरे रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें हमने गिसिपी मैजिनी के बारे में और उनकी फिलॉसफी के बारे में पढ़ा था। ठीक। तो अब इसी पॉइंट से हम आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो में हम ये 3 टॉपिक कवर करेंगे: एज ऑफ रेवोल्यूशंस, रोमांटिसिज्म एंड हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। ठीक है। ये 3 टॉपिक्स आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848। इसे एज ऑफ रेवोल्यूशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए इस टाइम पर, इसीलिए हमने इसको कहा एज ऑफ रेवोल्यूशन। तो कैसे ये रेवोल्यूशन हुए? जैसे जैसे कंजर्वेटिव्स अपनी पावर कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे वैसे हम ये देखते हैं कि ये जो लिबरल नेशनलिस्ट हैं, लिबरल नेशनलिस्ट एक्टिविटीज हैं, दे वर स्टार्टेड टू मूव टुवर्ड्स रेवोल्यूशन। ठीक है। और कई सारी यूरोपियन स्टेट्स में, जैसे कि जर्मनी है, इटली है, ऑटोमन एम्पायर है, पोलैंड है, आयरलैंड है, इन सभी जगहों पर रिवोल्यूशंस होने लगे। और इन रिवोल्यूशंस को लीड कौन कर रहे थे? लिबरल एजुकेटेड मिडिल क्लास एलीट, है ना। एलीट्स हैं ये जो अपर क्लास को बिलोंग करते हैं, वो एलीट्स इन रेवोल्यूशंस को लीड कर रहे हैं। ठीक। अब ये जो मिडिल क्लास एलीट हैं, ये जनरली बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, प्रोफेशनल्स हैं, क्लर्क्स हैं। आप इंडिया में भी देखेंगे तो जिन लोगों ने रेवोल्यूशन लीड किया तो जनरली प्रोफेशनल्स उनमें ज्यादा हुआ करते थे, लाइक लॉयर्स, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद अली जिन्ना, ये सभी लोग लॉयर्स थे, है ना। तो एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास एलीट, ये लोग इन रेवोल्यूशंस को लीड कर रहे हैं। ठीक है। और सबसे पहला अपहेवल, सबसे पहला रेवोल्यूशन फिर से हुआ फ्रांस में 1830 में। जुलाई 1830 में फ्रांस में वापस से रेवोल्यूशन हुआ और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश हो गई। बॉर्बन डायनेस्टी जो 1815 में कंजर्वेटिव रिजाइम के टाइम पर स्टैब्लिश की गई थी, वो डिपोज कर दी गई और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विथ लुइस फिलिप एज इट्स हेड वाज स्टैब्लिश्ड इन फ्रांस। अब यहां पर फिर से ड्यूक मेटरनिच का एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। इन्होंने कहा कि व्हेन फ्रांस नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। जब फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप में सर्दी का मौसम आ जाता है। मतलब कि जैसे ही फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, इस रेवोल्यूशन से इंस्पायर होकर यूरोप की अदर कंट्रीज में भी रेवोल्यूशंस हो रहे हैं, जैसे कि बेल्जियम में भी 1830s में रेवोल्यूशन हुआ। बेल्जियम की जो कैपिटल है आज ब्रुसेल्स, वहां से रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। और बेल्जियम जो 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना के थ्रू किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स का पार्ट बना दिया गया था, it broke away from kingdom of Netherlands and became an independent country। ठीक है। ऐसा ही एक और इवेंट जिससे कि पूरे यूरोप में रेवोल्यूशंस इंस्पायर हो रहे हैं, या ऐसा कहें जो यूरोप में नेशनलिस्ट रेवोल्यूशंस हो रहे थे, वो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को भी इंस्पायर कर रहे हैं। ठीक है। ग्रीस जो कि 15th सेंचुरी से ही ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था, ऑटोमन एम्पायर जो कि एक मुस्लिम एम्पायर, और ग्रीस जो कि एक क्रिश्चियन कंट्री है। तो यहां पर जो लोग हैं वो इंडिपेंडेंस गेन करना चाह रहे हैं, और इसके लिए इन्होंने जो यूरोप में नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट हुए उनसे इंस्पिरेशन लिया और ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट करी 1821 में। ठीक। और ये जो 1821 में ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुई, इसको सपोर्ट मिल रहा है फ्रॉम अदर ग्रीक्स लिविंग इन एक्साइल एंड कंट्रीज ऑफ वेस्ट यूरोप, बिकॉज many poets and artists lauded Greece as cradle of European civilization. Lauded Greece as cradle of European
सिविलाइजेशन, क्रडेल का मतलब होता है जहां से किसी चीज की शुरुआत मानी जाती है। तो पोएट्स एंड आर्टिस्ट जो हैं वो क्या कर रहे हैं, ग्रीस को प्रमोट कर रहे हैं इस तरीके से कि वहां से यूरोपियन सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई है, और इसीलिए सारे के सारी जो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं लाइक ब्रिटेन, ये ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि लॉर्ड बायरन जो कि एक इंग्लिश पोएट थे, ही कलेक्टेड फंड्स इन ब्रिटेन टू फॉट इन ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड ही वेंट टू ग्रीस टू फाइट इन दिस वॉर, but he died there in 1824, but not in the war, but because of fever. ठीक है, after that finally Greece got its independence, finally Greece को independence मिल गई 1832 में थ्रू ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, तो हमने यहां देखा कि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एक ऐसा इवेंट है जो यूरोप में रेवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट हुए उससे इंस्पायर हुआ, और फिर इसी ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से यूरोप की कई अदर कंट्रीज में भी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स इंस्पायर हुए। वाइस वर्सा केस है, दोनों एक दूसरे को इंस्पायर कर रहे हैं। लेकिन हमें एक चीज याद रखना है कि सिर्फ वॉर्स या टेरिटोरियल एक्सपेंशन के थ्रू ही लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं आती है। कल्चर ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अराउजिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन द पीपल। ठीक है, कल्चर मतलब सॉन्ग्स, पोएट्री, स्टोरीज, फोक कल्चर, है ना, हमारे कपड़े पहनने का तरीका, हमारी लैंग्वेज, ये सब हमारे कल्चर का पार्ट होती है। ठीक, तो ये जो सॉन्ग्स हैं, जो स्टोरीज हैं, जो आर्ट है, जो म्यूजिक है, इसने भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग जगाने के लिए। इसे कहा गया रोमांटिसिज्म। ठीक है, कई सारे रेवोल्यूशनरीज ने इस रोमांटिसिज्म का यूज भी किया लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग जगाने के लिए। जैसे कि हम इंडिया का एग्जांपल ले सकते हैं, हम भगत सिंह के गीत सुनते हैं, हम अशफाक उल्लाह खान की शायरियां सुनते हैं, इनमें हम देखते हैं कि कैसे ये नेशनलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं थ्रू देयर म्यूजिक और देयर पोएट्री, है ना। जैसे कि भगत सिंह का एक सॉन्ग है, मेरा रंग दे बसंती चोला। इसी सॉन्ग को आप सुनेंगे तो उसमें दो बड़ी अच्छी लाइन्स आती हैं, खुशबू बन के महका करेंगे हम आने वाली हर फसलों में, गीत बन के हम गुनगुनाएंगे आने वाली हर नस्लों में, है ना। तो यहां पर वो देखो उनकी फीलिंग्स कैसी हैं और उन फीलिंग्स के थ्रू कैसे वो लोगों में नेशनलिज्म जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि हम मर भी जाएं तो भी हमें हमारी जो शरीर की राख है वो इन खेतों में डाल देना, और उस खेत में जो फसल होगी उस फसल की खुशबू में हम सालों तक महका करेंगे। हम मर भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे जो गीत हैं, जब तक इस देश के युवा, इस देश के यंगस्टर्स ये गीत गाते रहेंगे, उनके इन गीतों में हम जिंदा रहेंगे। तो इन पोएट्रीज के थ्रू, इन सॉन्ग्स के थ्रू नेशनलिज्म की फीलिंग जगाने की कोशिश कर रहे हैं। अशफाक उल्लाह खान की एक पोएट्री, एक शेर बहुत मशहूर है, कैसे, जैसे कि इन्होंने एक शेर बोला कि शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा, है ना। तो इस तरीके से ये नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों में जगा रहे हैं। तो ये कल्चर का पार्ट है तो वो रेवोल्यूशनरीज, लेकिन इन फीलिंग्स के थ्रू, इस सॉन्ग्स और पोएट्री के थ्रू ये लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग जगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे हम कहते हैं रोमांटिसिज्म। तो रोमांटिसिज्म है क्या एक्चुअली में? इट वॉज अ कल्चरल मूवमेंट विच ट्राइड टू शेप पर्टिकुलर टाइप ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स इन पीपल, पर्टिकुलर टाइप ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। ठीक है, और यहां पर जो रोमांटिसिस्ट हैं, जो रोमांटिक पोएट्स हैं, या जो भी रिवोल्यूशनरी जो रोमांटिसिज्म का यूज कर रहे हैं, ये क्या करना चाह रहे हैं? दे क्रिटिसाइज साइंस इन रीजनिंग एंड इंस्टेड फोकस्ड ऑन इंट्यूशंस, इमोशंस एंड मिस्टिकल फीलिंग्स। ठीक है, साइंस और रीजनिंग को क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं? आप फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे जो नेशनलिस्ट हैं वो बोल रहे हैं कि भारत माता को ब्रिटिशर्स ने बेड़ियों में जकड़ के रखा है, हमें उनको आजाद कराना है। अब अपन क्या करेंगे? कहां से भारत माता लेके आएंगे? कहां दिखाएंगे उनको? मिट्टी छान के थोड़ी दिखाएंगे कि ये देखो भारत माता, है ना। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि ये जो कुछ फीलिंग्स हैं, यहां पर हम साइंस और रीजनिंग का यूज नहीं करते, बल्कि उनको क्रिटिसाइज किया जाता है। उसकी जगह पर इंट्यूशंस, यानी जैसे कुछ होने वाला इंट्यूशन होता है हमें, है ना, तो इंट्यूशंस,
इमोशंस एंड मिस्टिकल फीलिंग्स, इन पर फोकस करते हैं। मिस्टिकल फीलिंग्स मतलब जिनका हमारे पास कोई आंसर नहीं होता। भगवान है, कहाँ है, इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। तो इस तरीके की फीलिंग्स पर फोकस किया जा रहा है ताकि लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग जगाई जा सके, है ना। तो ये जो पोएट्स हैं, ये जो रोमांटिक आर्टिस्ट हैं, ये क्या चाह रहे हैं? दे वांटेड टू यूज दीज फीलिंग्स टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव हेरिटेज या कॉमन कल्चरल पास्ट इन द पीपल, ठीक है, ताकि इस फीलिंग को वो नेशन का बेस बना सकें, ठीक है। ऐसे ही एक रोमांटिक आर्टिस्ट थे, जोहान गॉटफ्राइड हर्डर, एक जर्मन फिलोसोफर थे। इन्होंने क्या कहा? इफ यू वांट टू सी द ट्रू नेशनलिस्ट स्पिरिट यू कैन फाइंड इट इन द कॉमन पीपल, दास वोल्क्स। ये बोल रहे हैं कि यदि आपको असली नेशनलिस्ट स्पिरिट देखना है तो ये असली जो नेशनलिस्ट स्पिरिट है ये हमें कॉमन पीपल, दास वोल्क्स में देखने मिलेगा। इन्होंने बोला दैट दिस nationalist spirit was popularized through folk songs, folk poetry, folk dance, है ना। ये जो लोकल कल्चर होता है, फोक जिसे हम कहते हैं, लोक नृत्य, लोक गीत, लोक कथाएं, इन सारी चीजों के थ्रू लोगों में एंशियंट नेशनलिस्ट स्पिरिट पॉपुलराइज किया गया है और इसी के थ्रू हम लोगों में नेशनलिज्म का असली नेशनलिज्म देख सकते हैं। और इसीलिए ये बोल रहे हैं कि कलेक्टिंग दीज फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री, फोक डांसेस और उसको कलेक्ट करके पब्लिश करना, संभाल के रखना, ये नेशनलिज्म की फीलिंग के लिए बहुत जरूरी है, नेशनलिस्ट मूवमेंट के लिए बहुत जरूरी है, ठीक। लेकिन फोकलोर के कलेक्शन पर और लैंग्वेज पर सिर्फ इसलिए फोकस नहीं किया जा रहा कि हम वो जो एंशिएंट नेशनलिस्ट स्पिरिट है उसको रिवोक कर सकें, बल्कि ये जो फोकलोर का कलेक्शन है और लोकल लैंग्वेजेस हैं, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस मतलब लोकल लैंग्वेजेस, इन पर इसलिए भी फोकस किया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग इलिटरेट हैं और उनको लोकल लैंग्वेजेस ही समझ में आती हैं, लोकल कल्चर ही समझ में आता है। इसीलिए उस लोकल कल्चर को कलेक्ट करना, फोकलोर को कलेक्ट करना और लोकल लैंग्वेज पर फोकस करना, ये मॉडर्न नेशनलिज्म के लिए भी बहुत जरूरी था। इसको हम पोलैंड के एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। पोलैंड एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी खत्म होते होते तक पोलैंड जो है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं था, बल्कि रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया ने उस पर कब्जा कर लिया था मैक्सिमम पोर्शन पर, और ये कंट्रीज रूल करती थी, ठीक है। बट नेशनल स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म वाज केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। म्यूजिक और लैंग्वेज के थ्रू नेशनलिज्म के स्पिरिट को बनाकर रखा गया। जैसे कि एक आर्टिस्ट थे कैरोल कल्प्रिंस्की, इन्होंने क्या किया कि जो नेशनलिज्म, जो पोलैंड के जो फोक डांसेस थे, पोलेनेश एंड मजोर्का, ठीक है, ही यूज्ड दिस इन हिज ओपेरा, ठीक है। तो वो ही सेलिब्रेटेड नेशनल स्ट्रगल थ्रू ओपेरा एंड म्यूजिक एंड ही यूज्ड दीज टू डांस फॉर्म्स, पोलेनेश एंड मजोर्का, टू मेक देम सिंबल ऑफ नेशनलिज्म। क्लियर है ये चीज? ऐसे ही लैंग्वेज का भी यूज किया गया। जैसे ही रशियन डोमिनेंस एस्टैब्लिश हुआ पोलैंड के ऊपर, पोलिश लैंग्वेज वाज थ्रोन आउट ऑफ स्कूल, और इसके बाद 1831 में रिवोल्ट भी हुआ पोलैंड में, आर्म्ड रिवोल्ट हुआ अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस, बट दिस रिवोल्ट वाज क्रस्ड बाय रशियन अथॉरिटीज। बट इसके बाद जो चर्च गैदरिंग्स वगैरह हो रही थी, इन सभी में जो पादरी हैं, जो बिशप्स हैं, दे स्टार्टेड टू यूज Polish language as a symbol of nationalism. Many of them were sent to Siberia as a punishment. But यहां पर हम देख रहे हैं कि नेशनलिज्म के स्पिरिट को बनाकर रखने के लिए लैंग्वेज का यूज किया जा रहा है। क्लियर है ये चीज? ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि हम देखा कि पोलैंड में भी रिवोल्ट हुआ 1830s में, बेल्जियम में भी हुआ 1830s में, तो 1830s में ये सब क्यों हो रहा है, ऐसा क्या था? सो रीजन वॉज हंगर एंड हार्डशिप, और इसके कारण हो रहे हैं पॉपुलर रिवोल्ट्स, ठीक है। हंगर एंड हार्डशिप क्यों? यहां से क्वेश्चन फ्रेम होता है। क्या क्वेश्चन बनता है? व्हाई 1830s वर द ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप? तो इसके 3 रीजंस थे। सबसे पहला रीजन क्या था कि फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी सॉ इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी पूरे यूरोप की। So because of
this population, there were more seekers of job than jobs. Job seekers ज्यादा हैं, job कम हैं. And this led to migration from rural areas to urban areas. People were migrating from rural areas to urban areas and living there in overcrowded slum areas in pathetic conditions. बहुत ही बुरी conditions में वहां पर रह रहे हैं. बट उसके बावजूद भी वो वहां पर जा रहे हैं इन सर्च ऑफ जॉब. ठीक. इसके अलावा पॉपुलेशन ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है और फूड की सप्लाई कम है, तो फूड ग्रेन की प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी. क्लियर है ये चीज? ठीक है. ये पहला रीजन था, बिकॉज फॉर हंगर एंड हार्डशिप. ठीक. सेकेंड रीजन क्या था कि यूरोप में जो सिटीज में प्रोडक्शन हो रहा था, इट हैज टू फेस स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम द मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड. इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में हो चुका था. बाकी की कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है 19th सेंचुरी में. तो सिटीज में जो प्रोडक्शन हो रहा था ज्यादातर वर्कशॉप्स में हो रहा था, स्मॉल वर्कशॉप्स में हो रहा था, तो इनकी कॉस्ट ज्यादा होती थी. बट ब्रिटेन में मशीन मेड गुड्स हैं. मशीन मेड गुड्स के कारण, मशीन मेड होने के कारण गुड्स बहुत सस्ते हैं. सो दीज वर्कर्स या द प्रोडक्शन इन द सिटीज हैज टू फेस स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड, है ना, पर्टिकुलरली इन टेक्सटाइल सेक्टर. ठीक. तीसरा रीजन था, देयर वर मेनी कंट्रीज इन यूरोप इन विच एरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉयड प्रिविलेजेस. तो जहां पर एरिस्टोक्रेसी के पास प्रिविलेज हैं, तो वहां फ्यूडल ड्यूज लिए जा रहे होंगे, सर्फडम होगा, और इसके कारण लोग परेशान हैं. दैट इज वाई 1830s के टाइम पर बहुत सारे रिवोल्ट्स हुए, क्योंकि 1830s के टाइम पर बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. और ऐसे प्रॉब्लम्स के बीच में मान लो एक बैड हार्वेस्ट का ईयर आ गया या ड्रॉट का ईयर आ गया, तो पॉपुलिज्म माने पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी, ये और ज्यादा बढ़ जाएगी. ठीक है. इन्हीं कंडीशंस के बीच फ्रांस में फिर से रिवोल्ट हुआ 1848 में. 1848 में फिर से रिवोल्ट हुआ फरवरी में. अभी तक हमने क्या देखा था, फ्रांस में 1830 में रिवोल्ट हुआ था और मोनार्की खत्म करके वापस से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश की विथ लुइस फिलिप एज इट्स हेड. अब फ्रांस में 1848 में फिर से एक रेवोल्यूशन हुआ, और यहां पर रेवोल्यूशन अब कौन कर रहे हैं? वर्कर्स, अनएम्प्लॉयड यूथ, पुअर, ये लोग रिवोल्ट कर रहे हैं. दे स्टार्टेड टू रिवोल्ट ऑन द स्ट्रीट्स, सड़कों पर उतर आए. एंड लुइस फिलिप हैड टू फ्ली द कंट्री छोड़कर भागना पड़ा. एंड दिस एब्डिकेशन ऑफ मोनार्की, ये जो एब्डिकेशन हुआ, अपने आप से कंट्री छोड़ के चला गया मोनार्क, इसके कारण पावर फिर से नेशनल असेंबली को मिल गई. एंड नेशनल असेंबली स्टैब्लिश्ड यूनिवर्सल मेल सफरेज. 21 ईयर्स से ज्यादा एज के सारे मेल को वोटिंग राइट मिला. एंड ए ग्रांटेड राइट टू वर्क, और इसके लिए इन्होंने नेशनल वर्कशॉप्स स्टैब्लिश करी. ठीक है. तो फ्रांस में फाइनली फिर से रिपब्लिक स्टैब्लिश हो गया. ठीक है. लेकिन इस रिवोल्ट के बाद भी फिर से हम देखते हैं कि यूरोप की अदर कंट्रीज में रिवोल्यूशंस हो रहे हैं. इनके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक और रिवोल्ट दिया हुआ है 1845 का. रिवोल्ट इन सिलीसिया. सिलीसिया एक एरिया है, कोई एक कंट्री नहीं है. कुछ कंट्रीज में एक रिवर के आसपास का एरिया कहलाता था सिलीसिया. सिलीसिया में ज्यादातर वीवर्स रहा करते थे, वीविंग वाला एरिया था. और यहां पर जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उन्होंने क्या किया, जब वर्कर्स ज्यादा हैं और काम कम है, तो इस सिचुएशन को उन्होंने एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट किया. विल्हेम वोल्फ नाम के एक रिपोर्टर, एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने सिलीसिया के जो वीवर्स हैं उनकी प्लाइट को बताया कि कैसे ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, चूंकि काम कम है, तो ये वीवर्स के जो वेजेस हैं वो कम करते चले जा रहे हैं, जिसके कारण वीवर्स बहुत परेशान हैं. सो ऑन 4th June 1845 at 2 p.m. these weavers started to march towards the mansion of the contractor in pairs. ठीक है. जोड़ियों में ये मार्च निकाल रहे हैं और कॉन्ट्रैक्टर के घर की तरफ जा रहे हैं, मेंशन की तरफ जा रहे हैं. और वहां पर जब वो पहुंचे तो दे वर मेट विथ स्कॉर्न्स एंड थ्रेट्स. स्कॉर्न्स मतलब ओपनली क्रिटिसाइज करना. ओपनली क्रिटिसाइज करना मतलब क्या है, यहां पर देखेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो वीवर्स को ओपनली क्रिटिसाइज कर रहा है, तुम कुछ ढंग से काम तो करते नहीं हो, किसी काम के नहीं हो, तुम्हारे वेजेस क्यों बढ़ाओ. एंड दे वर थ्रेटेंड ऑल्सो, धमकी दे रही, नहीं बढ़ाएंगे क्या कर लोगे. तो वीवर्स को भी गुस्सा आया.
तो उन्होंने क्या किया, बोले रुको हम बताते हैं हम क्या कर लेंगे. दे डिवाइडेड देमसेल्व्स इन 2 ग्रुप्स. वन ग्रुप एंटर्ड इनटू हिज हाउस एंड अदर इन हिज गोडाउन. जो घर में घुसे, दे स्टार्टेड टू ब्रोक ऑल द थिंग्स इन हिज हाउस. पोर्सलिन के बर्तन तोड़ दिए, विंडो पॉन्स तोड़ दिए, सोफे तोड़ दिए, है ना. और जो दूसरा ग्रुप गोडाउन में गया, दे टोर अपार्ट ऑल द क्लोथ्स दैट वर स्टोर्ड इन हिज गोडाउन एंड ही हैड टू फ्ली विथ हिज फैमिली टू नियर बाई विलेजेस. लेकिन वहां पर भी लोगों ने उनको अपने यहां पर शरण नहीं दी, अपने यहां पर रिफ्यूज नहीं दी. ठीक है. बट 24 आवर्स के बाद वो जो कॉन्ट्रैक्टर था, ही रिटर्न विथ अ आर्मी. कहीं से आर्मी एक्वायर कर ली उसने. हो सकता है उसका कोई फ्रेंड हो, जो कोई नोबल हो, या किसी राजा से उसने मदद मांगी और उसने आर्मी एक्वायर कर ली. और 24 आवर्स के बाद वो वापस आया और इस आर्म्ड स्ट्रगल में क्या हुआ, 11 वीवर्स मारे गए. तो ऐसे बहुत सारे रिवोल्ट्स हुए, बहुत सारे रेवोल्यूशंस हुए ड्यूरिंग 1830, बिटवीन 1830 एंड 1848. ठीक है. अब एक और रिवोल्ट हमें पढ़ना है जो 1848 में हुआ. इस एक रिवोल्ट के बाद हम देखेंगे बहुत कुछ चेंज हो गया यूरोप में. अब जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स अराउज करने वाले ग्रुप हैं उनमें भी चेंज आया. इसके बारे में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.